बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टेक्नोलॉजी विद डॉक्टर हारिस अजीज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुमेरा समर। और लास्ट प्रोग्राम में हमने बात की थी कि ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज क्या हैं, पॉसिबली उसकी इंटीग्रेशन जो है वो किस तरह से पॉसिबल हो सकती है और उसके पाकिस्तान के जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसके क्या चैलेंजेस हैं। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सर, सबसे पहले खुशामदीद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। सबसे पहले ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि जो पाकिस्तान की एनर्जी की प्रोडक्शन है वो आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हमारे जो चार्जेस हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसकी क्या रीज़न है और हम इन लाइन लॉसेस को या कैपेसिटी पेमेंट्स को किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं? थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ऐसा ही है कि हमें ये पता चला था कि पाकिस्तान एनर्जी तो प्रोड्यूस कर रहा है तकरीबन 42-43,000 मेगावाट आवर्स पर एनम पर आवर के हिसाब से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है। लेकिन एक तो ये है कि हमारी जो यूटिलाइजेशन है वो एनर्जी की कम है। तकरीबन हमारी मैक्सिमम डिमांड जो है वो 33,000 मेगावाट आवर के करीब है, और जो कि एक्चुअली डिलीवर हो पाती है वो तकरीबन 25,000 मेगावाट आवर्स है। तो इसमें एक ही है कि हम एक्सेस एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, अच्छी बात है। हम डाइवर्स एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि हमें ये पता चला कि हम फॉसिल फ्यूल से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम रिन्यूएबल से भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, न्यूक्लियर से भी करते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। अब सवाल ये है कि चूँकि हम एनर्जी कंज्यूम कम करते हैं तो वो जो एक्सेस एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कॉस्ट जो है वो आम सारिफिन को देनी पड़ती है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चला था कि हमारे कुछ लाइन लॉसेस हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है, और हमें यही देखना है आज कि इन सारे चैलेंजेस को हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सर, आप फ्यूचर में क्या ये फोर्सी करते हैं कि ये कैपेसिटी पेमेंट्स या लाइन लॉसेस जो कि एट द एंड सारिफिन को पे करने पड़ते हैं, इसको रिड्यूस करने की कोई पोटेंशियल है या कोई ऐसे इकदाम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या वापडा की तरफ से लिए जा रहे हैं कि जिससे ये बर्डन एंड यूज़र्स पे ना पड़े और उसी को टाइमली मिटिगेट किया जाए? जी, कर रहे हैं। जो हमारा पावर प्रोड्यूसर्स हैं और हमारा जो नेपरा जिसे हम बोलते हैं, हमारा नेशनल एनर्जी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट इस सिलसिले में भी कर रही है। जो हमारी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी है तो हमें ये करना है कि जो हमारी एक चीज़ हमारे पास एक्सेस है तो हमें उसकी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि हम ये कैसे अपनी एक्सेस एनर्जी की यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जिन पे ऑलरेडी काम भी हो रहा है। इसमें एक तो ये है कि एक और अच्छी बात ये कि पाकिस्तान डिजिटल फाइनेंसेस की तरफ पाकिस्तान अपना उसने कदम बढ़ाया है। डिजिटल फाइनेंसेस में आपने अक्सर ये सुना होगा, क्रिप्टो के बारे में लोग सुनते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो पाकिस्तान में अब क्रिप्टो काउंसिल भी बन गई है पाकिस्तान, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी को अगर हमने पाकिस्तान में लाना है तो इस तरीके से लाना है कि वो प्रॉपर्ली रेगुलेटेड हो, और उसमें जाहिर है कि चैलेंजेस भी होते हैं, लीकेजेस के भी चैलेंजेस हैं, स्पेकुलेशन के भी हैं। तो ये क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के ऊपर हम इंशाल्लाह किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये कि जो क्रिप्टो माइनिंग होती है वो एक अच्छा खासा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है। तकरीबन आप यूँ समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर एनुअली 130 टेरावाट्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम हो जाती है क्रिप्टो के लिए, जो कि किसी एक बड़े कंट्री की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है उसके बराबर है। तो क्रिप्टो माइनिंग एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, तो हम अपने जो एक्सेस एनर्जी है उसे क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जहाँ पे हमारे मुल्क में ऑलरेडी क्रिप्टो को रेगुलराइजेशन के लिए काम हो रहा है तो ये चीज़ें पैरेलल में हो सकती हैं। इसमें इवन के आपको ये बताएं कि चाइना ने क्रिप्टो माइनिंग को बैन कर दिया 2021 में, ड्यू टू कि वो देख रहे थे कि एनर्जी बहुत कंज्यूम करती है। ईरान, काज़ाकिस्तान और दुनिया के कंट्रीज़ हैं जिन्होंने स्टार्ट में क्रिप्टो माइनिंग के लिए सब्सिडीज़ दी या उसको इनकरेज किया, लेकिन अभी उनको इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टफॉल्स का बाज़ दफ़ा सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हम देख सकते हैं कि ये एक एरिया जिसके अंदर हम अपनी एक्सेस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी हमें डाटा सेंटर्स बड़े ह्यूज चाहिए और वो भी एनर्जी इंटेंसिव हैं। तो उसके लिए
मतलब गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो सकती है जिसमें उसको आप टैक्स ब्रैकेट्स दे सकते हैं शुरू में इनकरेज करने के लिए, बाद में चेंज भी की जा सकती हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज कर रहे हैं। अक्सर आप सुनते हैं उसके अंदर में उन्होंने टैक्सेस बड़े कम किए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि उसकी कॉस्ट जो है वो कम्पिटिटिव हो जाए। 2020-30 तक पाकिस्तान का टारगेट ये है कि पाकिस्तान ने 30% ऑफ हमारी जो मोटर बाइक और कार्स में भी हमने अपना ईवी के ऊपर कन्वर्ट करनी है। तो तकरीबन पाकिस्तान, अगर बाइक्स की बात करें तो अब ईवी बाइक पे जाने से आपको क्या लगता है कि जैसे एक मोटरसाइकिल हो जाएगा तो वो कितना को एनर्जी ले लेगा, लेकिन अब जब आप इसको कलेक्टिवली देखें तो पाकिस्तान तकरीबन पर एनम 2 मिलियन के करीब मोटर बाइक्स प्रोड्यूस होते हैं पाकिस्तान में, और ओवरऑल पाकिस्तान में जो ऑन रोड मोटर बाइक्स होंगे वो तकरीबन 10 मिलियन के करीब होंगे। तो अगर 2 मिलियन भी होते तो हम ये भी सोच लें कि लेट्स से 2030 तक पाकिस्तान 30% अगर अचीव कर लेता है तो ये तकरीबन 6 लाख मोटर बाइक्स बनते हैं। तो 6 लाख मोटर जो साथी मोटर बाइक्स यूज़ करते हैं ऑन एवरेज, कोई रोज़ाना डेली कम्यूट के लिए करते हैं, कोई काम कर, ऑन एवरेज 8-10 हज़ार, कभी किसी का ज़्यादा किसी का कम फ्यूल कंजम्पशन होती है। और अगर आप 6 लाख यूज़र्स की वो 8-10 हज़ार की फ्यूल कंजम्पशन की जगह 1/3 पे आ जाए तो ये तकरीबन 60 अरब रुपए बन जाते हैं। सो इस तरह करके इस चीज़ का भी इफ़ेक्ट है। तो ये मल्टी प्रोन्ज स्ट्रेटजी है जिससे हम अपनी एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और पाकिस्तान ने ग्रो करना है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को मज़ीद आगे हमें ग्रो ही करना है, हमने कम नहीं करना। डिमांड बढ़ती जाएगी, आगे आगे यूज़ बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह करके कुछ चीज़ें कुछ गवर्नमेंट के नज़र में भी हैं, कुछ पे वैसे काम हो रहा है कि कैसे हम एक्सेस एनर्जी को यूटिलाइज़ करें। अच्छा सर, आपने ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज में फॉसिल फ्यूल एनर्जी को मेंशन किया, या सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी, तो क्या इन सारी ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को हम अपनी रेगुलर जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, या इसमें पाकिस्तान अभी तक किस स्टेज पर है कि हम उससे इतना बेनिफिट ले सकें कि हम रेगुलर जो हम एक सिमिलर टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स से अपने सारिफीन को जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, उसकी जगह हम इन सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ को समहाउ स्टोर करके और उन तक पहुंचाएं? जी, ये बात है कि इंटीग्रेशन भी एक चैलेंज तो है। उसमें फिर हमें ये पता चला कि कुछ बेस एनर्जी तो हमें चाहिए ही। जिस तरह हमने कहा कि हम रिन्यूएबल में, फिर पाकिस्तान के अंदर हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर सोलर के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है और विंड के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है, और ज़्यादा ट्रॉपिकल रीजन में हमें तो ज़्यादा सोलर के अंदर पोटेंशियल है। तो फिर सोलर का यही हमें पता चला कि रात के वक्त सोलर की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हमें बेस एनर्जी तो चाहिए जो रात के वक्त, शाम के वक्त, सुबह के वक्त, क्लाउडी, स्मोक, विंडी, रेन, तो उसके लिए तो हमें फॉसिल फ्यूल्स यानी कि कोल प्लांट्स या गैस प्लांट्स पे रहना ही है। कुछ तो हमें उस पे चलना, और मुस्तकबिल में हम समझते हैं कि एनर्जी नीड भी, हमारी डिमांड भी बढ़ेगी। तो दूसरी तरफ हमें इन्हें इंटीग्रेट भी करना है, जिसके लिए हम ये कह रहे थे कि, और दूसरा हमारा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो लॉसेस थे या इनकैपेसिटी थे, तो उसकी कोशिश तो काफ़ी हो रही है कि ट्रांसमिशन लाइन्स एक्सपैंड की जाएँ। फिर ये कि साउथ और नॉर्थ का हमने जिक्र किया था, तो साउथ में अब हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है वो फॉसल्स की या विंड की ज़्यादा हो रही है, तो उसको नॉर्थ तक पहुंचाने के लिए अब वो ट्रांसमिशन लाइन जो है वो पाकिस्तान में NTDC एक इदारा है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो बिछा भी रहे हैं। लेकिन बिछाने ये इसी तरह ही है जिस तरह कोई रोड बननी होती है तो आपको ROW राइट ऑफ वे लेना पड़ता है। राइट ऑफ वे लेने के लिए उसमें सारे इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, मल्टीपल इदारे होते हैं जिनकी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, कई दफ़ा लैंड एक्विजिशन होते हैं, कई दफ़ा नहर गुजरी होती है, तो वो इट्सेल्फ में ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है राइट ऑफ वे लेना। फिर राइट ऑफ वे काफ़ी जगहों का मिल जाता है, लेकिन पूरी इतने किलोमीटर लंबे एरिया का नहीं मिलता, कहीं पर नहीं मिलता, वो चैलेंजेस होते हैं उनको एड्रेस करना, तो इस वजह से डिलेज आ रहे हैं। अच्छा, साथ साथ ये है कि हम एक्सेस एनर्जी को यूटिलाइज़ करेंगे, साथ साथ बेस एनर्जी पे रहें, और साथ साथ ये है कि दूसरा ये एक एरिया है कि अब हमें ये भी सोचना है कि हमें एनर्जी को स्टोर करने की तरफ भी तवज्जो करनी है कि अगर सोलर है या विंड है और इंटरमिटेंट है उनकी, तो हम एनर्जी को अल्टरनेट क्या तरीके हों कि हम स्टोर कर सकें। अभी तक तो हम लिथियम बैटरीज हैं, लिथियम बैटरीज के ज़रिए करते हैं, वो एक्सपेंसिव भी पड़ती हैं। लिथियम बैटरीज की लाइफ का भी है 2 साल 4 साल के बाद ज़ाहिर है कि उनकी
एफिशिएंसी आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर जाती है, और फिर इनके डिस्पोजल के भी चैलेंजेस हैं। तो इंटीग्रेशन भी हमें करनी है, स्मार्ट ग्रिड की तरफ जाना है। उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं ये चाहूँगा कि जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो हमारे हॉबिस्ट हैं, वो थोड़ा सा अल्टरनेट एनर्जी स्टोरेज की तरफ भी तवज्जो करें। बिल्कुल सर, क्योंकि हम एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं, तो अगर आप बीइंग द हेड ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर आप कोई एक ऐसा रास्ता या कोई लाइन ऑफ रिसर्च हमारे व्यूअर्स को बता सकें कि हमें एक्चुअली हमारे रिसर्चर्स को या हॉबिस्ट को किस लाइन पे अब रिसर्च की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए, क्योंकि अगर ग्लोबली हम देखें तो जितने भी प्रिवेलिंग चैलेंजेस होते हैं उसको इस तरह से किसी ना किसी तरह कोई प्रोजेक्ट्स अनाउंस करके या उसको मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी फॉर academic institution to contribute towards it? जी, अगर वही कि अब हमें देखिए, जिस तरह हमने ये बात की कि स्टार्ट में इंसानों ने ऑयल की दरियाफ्त हुई, उससे एनर्जी की दरियाफ्त हुई, फिर उससे बिजली बनाना शुरू, फिर बाद में पता चला कि इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, कॉस्टली भी है, और दूसरा ये कि एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट हैं। फिर आगे रिसर्च मज़ीद बढ़ी तो फिर क्लाइमेट के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ गए। साथ हमें पता चला कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो अबंडेंट है, सूरज, इसीलिए तो वो रिन्यूएबल है क्योंकि वो रीन्यू हो जाते हैं। अच्छा, तो वो रिसर्च करने के बाद फिर हमें ये पता चल गया कि जो ज़्यादा पोटेंशियल है जिन में, वो जिस तरह अब सोलर आ गया, विंड आ गया, तो ये भी दुनिया ने अचीव कर लिया। तो अब अगला ये आया कि इनकी अवेलेबिलिटी इंटरमिटेंट है, तो इंटरमिटेंट अवेलेबिलिटी के लिए बेस्ट ये है कि उसको या तो इंटीग्रेट किया जाए या उसको स्टोर किया जाए। तो अब जो अगली 5 से 8 साल की जो रिसर्च होनी है, वो रिसर्च का मेन फोकस ही एनर्जी स्टोरेज पे है और अल्टरनेट एनर्जी स्टोरेज पे है। तो उसमें बीइंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और बीइंग पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं अक्सर देखता हूँ हमारे हॉबिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त मैकेनिज़म्स बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे थोड़ा सा दुख भी होता है कि कई हमारे हॉबिस्ट वो परपेचुअल मोशन मशीन की तरफ ही लगे होते हैं कि फ्री एनर्जी और इस तरह करके, उसकी बजाय जो चीज़ें हो सकती हैं और अबंडेंट रिसोर्सेज से हो सकती हैं। आपको मज़े की बात बताएं, हम हवा से बैटरी बना सकते हैं, हवा में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, हम पानी में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, हम सैंड में एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, कितना अबंडेंट रिसोर्स है, हम ग्रेविटी, कशिश शकल है, इसके ज़रिए एनर्जी स्टोरेज कर सकते हैं। तो ये 4 बड़े मुझे इंटरेस्टिंग एरिया रखते हैं। इसके अलावा भी बहुत से तरीक़ों से हम केमिकल बैटरीज तो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, तो ये मैकेनिकल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर हम एनर्जी स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा इनके बारे में ब्रीफ कर दूं। जी जी सर, प्लीज़। तो हवास में एनर्जी स्टोर करने से मेरी मुराद ये है कि हम इसे बोलते हैं लिक्विफाइड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। करना क्या है, जो थोड़ा बहुत अगर समझते हैं वो साथी, लेकिन मैं आसान अल्फाज में बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें हवा बड़ी अबंडेंट है, इस हवा को हमने कंप्रेस करना है, हवा को हमने इनटेक करना है, सक करना है। उसके बाद हमने इस हवा को इस हद तक कंप्रेस करना है कि ये लिक्विफाइड हो जाए। इसकी थोड़ी सी आम सादा अल्फाज में मिसाल ये है कि हमारे जो हम डिओड्रेंट्स वगैरह स्प्रेज लगाते हैं उसके अंदर हमने कंप्रेस किया होता है स्प्रे को, तो और जैसे ही हम रिलीज़ करते हैं तो हमें उसमें कूलिंग का एहसास भी होता है, और जाहिर है कि वो एक ज़्यादा वॉल्यूम को हमने कंप्रेस करके थोड़ी जगह पे रखा हुआ था। तो हमें करना क्या है, और ये कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि एयर को कंप्रेस करना कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, एयर को लिक्विफाई किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर ये आम है, पाकिस्तान के अंदर लिक्विड नाइट्रोजन बनती है और मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ होती है। तो हमें एयर को कंप्रेस करना है, और उस एयर को जब हमने कंप्रेस कर लेना है तो वो हमारे पास एक समझ लें कि लिक्विफाइड एयर हमारे पास वो एनर्जी स्टोर हो गई है। और हमें ये करना है कि दिन के टाइम पे जिस तरह हमारे पास सोलर अवेलेबल होता है, तो हमें सोलर से एनर्जी यूज़ करते हुए एयर को कंप्रेस करना है। और फिर जब हमें उस एनर्जी की ज़रूरत है तो हमने उसी कंप्रेस्ड एयर को या लिक्विफाइड एयर को रिलीज़ करना है और एक्सपैंड करना है। तो जब उस एयर ने एक्सपैंड होना है तो उसने कूलिंग भी होनी और उससे उसने प्रेशर से एक्सपैंड होना है, तो उससे हमने टर्बाइंस रोटेट करने और रोटेशन से हमने इलेक्ट्रिसिटी लेनी है। और सवाल ये है कि फिर अगर ये सिस्टम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो फिर पहले क्यों नहीं इन पे काम हुआ या क्यों नहीं हो रहा? तो उसकी वजह यह है कि
इन सिस्टम्स की, मैकेनिकल सिस्टम्स की बेसिकली एफिशिएंसी थोड़ी सी कम होती है। इस सिस्टम को अगर हम लगाएंगे तो जितनी हम उसको एनर्जी देंगे कंप्रेस करने के लिए और जितनी हम उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो तकरीबन 60 to 70% होगी या 75% हद होगी। तो एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी लेकिन उससे एक्सट्रैक्शन हम कम। लेकिन अब जब से हमारे पास एक बहुत अबंडेंट रिसोर्स रिन्यूएबल एनर्जी सोलर की फॉर्म में आ गई है, तो एक रिसोर्स जो हमारे पास अबंडेंट है उससे हमने दिन के वक्त वो एनर्जी लेके कंप्रेशन करनी है और फिर रात के वक्त या जब हमें ज़रूरत हो हमें एक्सट्रैक्शन करनी है। तो इस वजह से अब वो एफिशिएंसी का जो हमारा मसला था वो हल हो जाता है। तो ये एक हो गया लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज। तो इसी तरह से हम ग्रेविटी बेस्ड बैटरी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, वो हम वैसे किसी और प्रोग्राम में भी बात कर सकते हैं अगर आप कहते हैं तो। और लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में ये है कि यूके के अंदर इसका जो है पायलट प्रोजेक्ट हो चुका है। 350 किलोवाट ऑफ एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट की जा रही है। हाई व्यू पावर कंपनी है यूके की और उसने एग्जिस्टिंग पावर प्लांट को ही मॉडिफाई करके तो ये सिस्टम लगाया और वो सक्सेसफुल है। और अब जो है वो हाई व्यू कंपनी यूके की वो ये प्लान कर रही है कि लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से तकरीबन 5 लाख घरों के लिए 5 से 8 घंटे के लिए, जिसे हम रात के वक्त कहते हैं या बैकअप के लिए एनर्जी स्टोरेज का सिस्टम बनाए। अच्छा सर आपने लिथियम बैटरीज़ की बात की है, तो क्या सिर्फ पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ लिथियम बैटरीज़ यूज़ हो रही हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड यही ट्रेंड है कि फ़िलहाल सिर्फ लिथियम बैटरीज़ हैं और अल्टरनेट जो स्टोरेजेस हैं उन पे सिर्फ अभी तक रिसर्च की जा रही है या उनके पायलट प्रोजेक्ट्स रन किए जा रहे हैं? तो इस पाकिस्तान बिहाइंड देम या हम एट पार ही हैं? अभी तक सिर्फ उस ट्रेंड के इंट्रोडक्शन की ग्लोबल लेवल पर ज़रूरत है? जी ऐसे ही है कि जिस तरह 1-2 डिकेड पहले सोलर पैनल्स के ऊपर रिसर्च हुई, खैर अभी भी जारी है, या रिन्यूएबल, इसी तरह अब ये वाली जो डिकेड है इसमें अल्टरनेट एनर्जी के ऊपर रिसर्च भी हो रही है। और प्रैक्टिकली जिस तरह मैंने बताया कि ये पायलट प्रोजेक्ट लग गया है, इसी तरह से ग्रेविटी बैटरी का प्रोजेक्ट जो है वो भी इंस्टॉल हो चुका है। लेकिन हाँ, ये अभी पायलट स्टेज पे 350 किलोवाट्स के करीब हैं, लेकिन उसको एक्सपेंड किया जा रहा है। इसी तरह से सैंड बैटरी का जो है फिनलैंड के अंदर सैंड बैटरी, जिससे वो उस एरिया के घरों को हीटिंग दे रहे हैं थर्मल एनर्जी स्टोरेज के ज़रिए। तो इस हिसाब से अगर हम कहें, आजकल तो ये है कि रिसर्च यूबिक्विटस हो जाती है, कोई भी चीज़ होती है तो फ़ौरन, तो इस हिसाब से हम इतना पीछे भी नहीं हैं और थोड़ा सा तो लैग पे हैं। हम कह लें कि 4-5 साल हम शायद पीछे, लेकिन अगर अभी भी हम इन चीज़ों पे काम करें तो हम इतना पीछे नहीं हैं। और मेरे ख्याल से इसमें पोटेंशियल है। इतना ज़्यादा कॉस्ट अगर हम स्मॉल स्केल के लिए शुरू में करें, हम भी पायलट्स प्रोजेक्ट पे करें, तो स्मॉल स्केल के लिए इंडिविजुअल सतह पे भी ये काम किया जा सकता है और इंडस्ट्री के लेवल पे भी ये काम किया जा सकता है। और चूँकि वो नॉलेज तो अवेलेबल है, इसके अंदर में कोई ऐसी नॉवेलिटी नहीं है। ये वही सारा, ये जो मैंने लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का बताया, ये 100 साल पुराने जो क्लॉड साइकिल है, जो हमारे थर्मल साइकिल्स होते हैं, उन्हीं की बेस पे ये वर्किंग कर रहा है। और सिर्फ फ़ायदा ये है कि अब हमारे पास सोलर अबंडेंट हो गया तो हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आई होप आज के प्रोग्राम से हमारे जो रिसर्चर्स हैं उनको एक डायरेक्शन ज़रूर मिली होगी कि जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने में वो किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी और टॉपिक के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।